हेलो लोटस सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। CUT डोमेन हम पूरा कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव मार्कर्स जो हैं आपके वन टाइप मार्कर्स जो हैं हम सारे के सारे कवर करेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़े बहुत बोर्ड पैटर्न से आपको 3 मार्कर 5 मार्कर सोर्सेस इंपॉर्टेंट वो भी बताती हुई चलूँगी। इसको आप कवर करिएगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका डोमेन 100% कवर हो जाएगा। सो बी अश्योर्ड, आप बहुत अच्छे से इसको सुनिए। इट विल बी अ फास्ट क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। द टाइम पीरियड इज सेम 600 BCE टू 600 CE। सो लेट्स बिगिन विद इट। इसके अंदर आप पेज नंबर 53 पे आइएगा। थीम 3 जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है उस पर फिगर 3.1 है। एंड इसके अंदर जो फिगर है ये पेपर में आपको आ सकती है। सबसे पहले टेराकोटा स्कल्पचर है, तो किस चीज़ का बना हुआ है? टेराकोटा स्कल्पचर का है। महाभारत का सीन है और ये कहाँ पे आपको मिलता है? वेस्ट बंगाल। एंड दिस बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी। आपको ये इमेज आ सकती है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन इमेज बेस भी आ सकते हैं। देन पेज नंबर 54 पे आइएगा। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, टॉपिक नंबर 1 इन दिस। इसकी आप स्टार्टिंग की 4 लाइन्स के अंदर से मार्क करिएगा कि ये जो है महाभारत को इकट्ठा करने का कॉन्सेप्ट, कि महाभारत को एकदम एक यूनिक वर्जन देने का कॉन्सेप्ट, कि भाई जितनी भी इंडिया में महाभारत मिलती है उन सबको यूनिफाई करने का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ है? 1919 से स्टार्ट हुआ। अंडर whom? Under the leadership of a noted Indian Sanskritist, he was a Sanskritist, B.S. Sudhankar, एंड इनके नीचे डजन्स ऑफ स्कॉलर्स वर्क कर रहे थे। तो ही प्रिपेयर्ड अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा, सॉरी नेक्स्ट पैरा पे आइएगा। उसकी आप सेकेंड लाइन से मार्क करिएगा। दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर कॉमनली टू मोस्ट ऑफ द वर्जन। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन दिखी सारी की सारी वर्जन ऑफ महाभारत में उसको लिया गया एंड ये जो है उन सबको पब्लिश किया गया। एंड टोटल महाभारत जो बनी इनकी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वो कितने पेजेस की थी? 13,000 पेजेस की थी। इसको बनाने में कितने टाइम लग गया ये भी पेपर में आ सकता है। 47 ईयर्स टू कंप्लीट। एंड इसके अंदर जो है इसके अलावा बस इसके अंदर आप इतना ही करिएगा। देन आप आइएगा पेज नंबर 55, टॉपिक नंबर 2 किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिएड प्रैक्टिस। इसकी फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज़ के अंदर आप आइए। सेकेंड लाइन से मार्क करिएगा कि सारी फैमिलीज़ जो थी वो आइडेंटिकल नहीं होती थी इन टर्म्स ऑफ मेंबर, उनका आपस में क्या रिलेशन है, हर फैमिली के अंदर अलग अलग होता था। फैमिलीज़ आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल, जिनको ये रिलेटिव्स वगैरह कहते हैं। तो उनकी एक टेक्निकल टर्म है किनफोक, रिश्तेदार, ठीक है, दैट इज़ किनफोक। इसके बाद इसके अंदर आप साइड में आइएगा। द टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन, संस्कृत यूज द टर्म कुला टू डेजिग्नेट फैमिली, कुल, ठीक है, दैट इज़ अ फैमिली। जनजाति टू लार्जर नेटवर्क ऑफ रिश्तेदारी, एंड वंशा दैट इज़ वंश टू द होल लीनिएज। ये पेपर में 1 मार्कर में आ जाएगा। देन नीचे आपको पिंक बॉक्स दिखेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। आपको इसके अंदर भी आ जाएगा डोमेन में। पैट्रिलिनी, जहाँ पे डिसेंट फादर टू सन एंड ऑन चलती है, ठीक है। मैट्रिलिनी के अंदर डिसेंट फीमेल्स के थ्रू, फीमेल्स आर द हेड ऑफ द फैमिली, ऐसे चलता है। आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी 2.2, तो महाभारत के अंदर पैट्रिलिनी के ऊपर फोकस कराया है। ब्राह्मणास ने ये शो करा है कि परिवार में क्या चलता है? पैट्रिलिनी चलती है, कि पावर फादर के बाद किसको जाएगी? बेटे को जाएगी, आगे उसके बेटे को जाएगी। तो महाभारत के अंदर भी जो है पैट्रिलिनी दिखाया गया। उसमें 2 ग्रुप ऑफ कजन्स की लड़ाई दिखाई गई है, दैट इज़ कौरवास एंड द पांडवास। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड उनकी जो सिंगल फैमिली लीनियज थी उसका नाम था कुरुस, ठीक है। ये इट वॉज वन ऑफ द जनपदास। अल्टीमेटली पांडव जीत जाते हैं इसके अंदर। बट महाभारत इसके अंदर एक चीज़ को री इन्फोर्स करता है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, कि बाप के बाद बेटे को पावर मिलेगी, ठीक है। काफ़ी जगह पे रूल प्रैक्टिस होता था। पेज 56 पे आइएगा। बट देयर वाज वन एक्सेप्शन, जहाँ पे फादर के बाद पावर बेटी को मिली थी। ये पेज 56 की 4th लाइन में लिखा है, दैट लेडी वाज प्रभावती गुप्ता। चैप्टर 2 में भी मेंशन किया था मैंने, प्रभावती गुप्ता को पावर मिली थी, रिसोर्सेज मिले थे, मतलब उन्होंने रूल किया था आफ्टर हर फादर, एंड उनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त 2। सोर्स 1 आपको पेपर में आ सकता है, सोर्स 2 पेपर में आ सकता है। आपसे बोर्ड में 4-5 बार आ चुका है आज तक, पिछले 14 सालों में। रूल्स ऑफ मैरिज, इसके लिए आप पेज 57 के ग्रीन बॉक्स पे आइएगा। टाइप्स ऑफ मैरिज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंडोगैमी, जब शादी विद इन द फैमिली होती है, विद इन द ग्रुप होती है, किन ग्रुप होती है, उसे एंडोगैमी कहते हैं। जब शादी परिवार से बाहर दूसरे उसमें ग्रुप में होती है तो एक्सोगैमी कहते हैं। अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ इज़ पॉलीगनी, वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स वाज पॉलीएंडरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
महाभारत रीइंफोर्स करती है, या हमें ये देखने को मिलता है इन जनरल प्रैक्टिस भी, कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पॉलीगनी एक्सेप्टेड वर्जन थी पहले, कि अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। बट महाभारत अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे द्रौपदी पांडवास की जो वाइफ थी उसके सेवरल हस्बैंड्स हैं, तो पॉलीएंडरी का केस देखने को मिलता है। तो देयर माइट बी चांसेस कि पहले इंडिया में पॉलीएंडरी भी प्रैक्टिस होती थी, नॉट जस्ट पॉलीगनी। ओके, सो रूल्स ऑफ मैरिज, while some were important for the continuity of patrimony, डॉटर्स को एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता था। उनको जो है जनरली एक्सोगैमी प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। तो इसे माना जाता था, ब्राह्मणास का मानना था कि एक्सोगैमी होनी चाहिए, बट हम लेटर ऑन देखेंगे कि एंडोगैमी भी प्रैक्टिस हो रही है। लड़की का जो है कन्यादान वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कन्यादान होना चाहिए विद द राइट पर्सन। सोर्स 3 पे आइएगा, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, इसको करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस धर्मशास्त्र में बताई गई, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज को एक्सेप्टेबल माना गया है एंड लास्ट 4 को अनएक्सेप्टेबल माना गया है, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर आइएगा, गोत्र ऑफ विमेन, पेज 58। जनरली ऐसा बिलीव किया जाता था कि विमेन जो है शादी के बाद अपना गोत्र लीव कर देगी। 3rd लाइन में लिखा हुआ है, गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर। तो हर किसी ब्राह्मण के नाम से या फिर कोई सन्यासी होगा उसके नाम से ही गोत्र पड़ता था, एंड जितने भी उस गोत्र के अंदर लोग आते थे वो सारे उसके डिसेंडेंट माने जाते थे। तो वुमेन से एक्सपेक्टेड था शादी के बाद वो अपना गोत्र, फादर का गोत्र लीव करके हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करेगी। सोर्स 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो शादी एक्सोगैमी होगी, एंडोगैमी नहीं होगी, और दूसरा जो है गोत्र जो है विमेन को फादर का लीव करके हस्बैंड का लेना होगा। तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ी सी यहाँ पे पैटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप जो है सोर्स नंबर 4 देखेंगे तो आपको नाम दिखेगा, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकनी। तो श्री सतकनी राजा अपने नाम से पहले क्या लगा रहा है, गौतमी का पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र। तो इसमें जो है फादर नेम की जगह मदर नेम यूज़ हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मैटरलिनी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दिखता है, या मेट्रोनिमिक्स कहते हैं इसे। ये पेज 59 पे आपको बॉक्स में मिल जाएगा, मेट्रोनिमिक्स, ठीक है। देन सोर्स 5 आपका इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पेज नंबर 60 पे आप आइएगा, सतवाहना रूलर्स जो थे पॉलीगनस थे नेचर में, मतलब उनकी जो है सेवरल वाइफ्स होती थी, बट उनसे पता चला कि जो उनकी वाइफ्स थी काफ़ी सारी एंडोगैमी थी, मतलब उनकी ही कम्युनिटी में उन्होंने शादी कर रखी थी, तो एक्सोगैमी की जगह एंडोगैमी भी हो रही है। प्लस कई विमेन का हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी शादी के बाद अपना गोत्र लीव नहीं करा, उन्होंने अपने फादर का गोत्र ही रिटेन करके रखा। तो सतवाहना रूलर्स वॉज एक्सेप्शन टू द रूल्स ऑफ ब्राह्मणा। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सतवाहना रूलर्स थे उन्होंने अपना जो है गोत्र मदर के नेम से रखा था या फादर के गोत्र से रखा था, दैट इज़ गौतम एंड वशिष्ठा। उन्होंने हस्बैंड के गोत्र को रिटेन नहीं करा। कई विमेन जो है सेम गोत्र से बिलोंग करती थी जैसे उनके हस्बैंड का था, तो वो एक्सोगैमी भी नहीं करते थे, ठीक है ना। देन आप आइएगा पेज नंबर 61, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ऑक्यूपेशन। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अंदर करेक्टली उन्होंने अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन बताया था, अलग अलग वर्ण के हिसाब से। वर्ण जो थे वो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। तो ये आपको पेपर में आ जाएगा। ब्राह्मण क्या करेंगे, स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, एंड सैक्रिफाइसेस को दूसरों से करवाएंगे भी, एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट करेंगे, ये ब्राह्मण के काम है। क्षत्रिय वॉरफेयर करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, वेद पढ़ेंगे, सैक्रिफाइसेस करेंगे और गिफ्ट देंगे, लेंगे नहीं। देन आपका जो है वैश्य कम्युनिटी का जो था वो एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, ट्रेड, बिजनेस करेंगे। शूद्र का एक ही काम बताया गया कि बाकी तीनों कम्युनिटी को आप सर्व करो। नेक्स्ट पैराग्राफ भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण कैसे मेक श्योर करते थे कि उनकी बात, उनका ये जो डेजिग्नेशन उन्होंने बनाया है कि ये वाला धर्मशास्त्र में ये व्यक्ति ये करेगा, वो कैसे होगा। उसके लिए उन्होंने 2-3 स्ट्रैटेजीज करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्ण ऑर्डर हमने नहीं बनाया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कम्युनिटी होगी, ये भगवान जी ने बनाया। सेकेंड चीज़, इन्होंने राजा को बोला कि अगर आपकी किंगडम में ये चीज़ फॉलो नहीं हुई तो आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एंड लोगों को ये समझाते थे कि आप कौन से वर्ण से बिलोंग करेंगे ये आपके बर्थ से ही डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, राइट ऑक्यूपेशन। सोर्स 7 भी बोर्ड में आया हुआ है। इस चैप्टर से सोर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं पे ब्राह्मण जहाँ पे कहते हैं कि एक क्षत्रिय ही किंग बनेगा, हम इसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे पेज नंबर 62 टॉपिक 3.2 में। तो सबसे पहला एक्सेप्शन था मौर्य। तो मौर्य की कम्युनिटीज़ के ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, दे जनरली बिलोंग टू
ऐसा माना जाता है दे बिलोंग टू शूद्र कम्युनिटी। ठीक है, तो एक शूद्र भी राजा बन रहा है। वहीं पर शुंगा कानवास जो मौर्यास के बाद आए वो ब्राह्मण कम्युनिटी के थे, ये भी नॉन क्षत्रिय हो गए। उसके बाद शाकास जो थे, जो इनको हम आउट ऑफ इंडिया से आए हुए माना जाता थे, सेंट्रल एशिया से आए लोग थे जिनको मलेच एक तरह से स्लैंग में बोला जाता था, वो भी जो थे फॉरनर्स थे, वो भी यहाँ पे राजा बने। वो तो यहाँ से भी किसी क्षत्रिय कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे। शाका रूलर्स जो थे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा था रुद्रदमन, जिन्होंने सुदर्शना लेक बनाई थी, वो भी मलेश थे, तो वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन से बिलोंग ही नहीं करते थे, फिर भी वो इंडिया में राजा बने। उसके बाद गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जो कि अपना को ब्राह्मण भी मानते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय बनते थे, वो भी राजा बने। उसके बाद सतवाहना जो थे वो ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्या एक्चुअली में सिर्फ क्षत्रिय ही किंग बनेगा या नहीं बनेगा। फिर हम आते हैं जाति एंड सोशल मोबिलिटी, टॉपिक नंबर 3.3, जहाँ पे वर्ण केवल 4 थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसी के अंदर जाति जो है इन्यूमरेबल हो सकती थी। ये प्रोफेशन के बेसिस पे दी जाती थी कि ये जो है कुम्हार है, ये है सुनार है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है इस प्रोफेशन की वजह से ये व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, इसी के अंदर से कुछ एक कम्युनिटी थी जो जिनको किसी भी जाति में नहीं डाला जाता था या उनको एकदम अलग कर दिया जाता था, वो होते थे निषाद, जिनको आज की डेट में हम ट्राइबल बोलते हैं, उन्हें पहले ये निषाद बोला करते थे। ठीक है, तो निषाद हुआ करते थे। इनको फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को निषाद बोला करते थे। जो गोल्ड्समिथ होते थे उन्हें स्वर्णकारा बोला करते थे। तो इनके लिए जाति वर्ड हुआ। ठीक है, ये जो सेम जाति के लोग होते थे, सेम प्रोफेशन के लोग होते थे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, जिसको श्रेणीज बोला करते थे। पेज 63 फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है ये 3.3 के। फिर आप आइएगा पेज 64, बॉक्स बना हुआ है ब्लू, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है माणिक, टर्म यूज टू डेजिग्नेट मर्चेंट्स। एंड इसी के 7th-8th लाइन में लिखा हुआ है मिर्च का टिक्का वॉज रिटन बाय शूद्र का, ये पेपर में आ जाएगा। सोर्स एट मत करिएगा। 3.4, इसके अलावा भी मतलब फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है देयर हैव बीन पॉपुलेशन जो ब्राह्मण के वर्ण ऑर्डर जाति ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे, ये संस्कृत टेक्स्ट नहीं पढ़ते थे, इनको ब्राह्मण ऑड अनसिविलाइज्ड एनिमल लाइक बोला करते थे। इसी कैटेगरी में उन्होंने डाला होता निषाद, जिससे एकलव्य बिलोंग करते थे। उसी के अलावा जो फॉरेनर्स है जिन्हें मलेच बोला जाता था, उनको भी आउटसाइडर माना जाता था और उनको लुक डाउन किया जाता था। दे वर बीइंग लुक डाउन अपॉन कि भाई ये तो नॉट सो गुड कैटेगरी के। सोर्स 9 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये करके जाइएगा। फिर आता है टॉपिक 3.5 बियॉन्ड द सब 4 वर्ना सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज थी, कैटेगरी के लोग थे जिनको अनटचेबल बोला गया था, और ऐसा माना जाता था कि लास्ट की 4 लाइनों में लिखा हुआ है कि कुछ प्रैक्टिसेस इतनी प्योर होती हैं कि उन्हें अनटचेबल नहीं कर सकते थे। तो अनटचेबल्स को जो था आम लोग खाना नहीं देते थे, टच नहीं करते थे। ठीक है, या अनटचेबल लोगों से खाना या टच नहीं करवाया जाता था। अगर उनकी कहीं मतलब कि उनकी कोई एक्टिविटी उनसे करवा ली या फिर उनसे टच करवा ली तो वो पोल्यूटिंग काम माना जाता था। ठीक है, तो इनकी जो है वो एक्टिविटीज़ जो कोई और नहीं करता था, इनसे वो काम करवाया जाता था, जैसे हैंडलिंग डेड बॉडीज़, कॉप्स ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, इनको जो है जो का लोग ये काम करते थे, डेड बॉडीज़ को डील करने वाला, हैंडल करने वाला, उन्हें चंडाल्स बोलते थे। ये सबसे सोशल हायरार्की में सबसे नीचे थे। वो जो है इनको देखना भी एक पोल्यूटिंग माना जाता था। मनुस्मृति ने चंडाल्स की ड्यूटी लिखी हुई थी क्लियरली, ये पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उनको विलेज के बाहर रहना है, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने हैं, आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं। वो रात को नहीं आ सकते क्योंकि परछाई लंबी हो जाती है, तो अगर उनकी परछाई किसी पे पड़ गई तो वो इम्प्योर हो जाएगा। डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करना है। चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर आते हैं और अनटचेबल के बारे में बताते हैं कि अगर अनटचेबल को रात को निकलना है तो क्लैपिंग करते हुए, क्लैपर करते हुए निकलना पड़ता था, ये बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, ताकि लोग अवॉइड करें उसे। ऐसे ही हुआन सांग ने बताया कि जो एग्जीक्यूशनर वर्क होता था, किसी को फांसी देने की सज़ा होती थी, वो भी चंडाल को दी जाती थी। सोर्स 10 आप रहने दीजिएगा। सोर्स 11 द्रौपदी क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। देन आता है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, टॉपिक 4.1। तो जनरली देखा जाता है कि मनुस्मृति में बताया गया है कि फादर की एस्टेट जो है, पैटर्नल एस्टेट जो है, बेटों में बटेगी, जिसमें बड़े बेटे का एक स्पेशल शेयर होगा, विमेन को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, विमेन को जो उसकी स्त्री धन शादी के समय गिफ्ट मिला है उसी को वो रिटेन कर सकती है और वो आगे उसके बच्चे उसको ले सकते हैं। हस्बैंड का उसके ऊपर कोई
रोल नहीं है। मनुस्मृति में औरतों को मना करा गया कि किसी भी तरीके के वैल्यूएबल्स इकट्ठे नहीं करने हैं। सोर्स वेल इसी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ण एक्सेस टू प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें किसके पास प्रॉपर्टी होगी, तो जनरली बोला जाता था कि ब्राह्मणास के पास काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, मतलब जनरली ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है अमीर कहलाएंगे, वैश्य भी होके रहेंगे, शूद्र के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी अगेंस्ट थे पेज नंबर 69 लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म के ग्रुप के लोग थे वो इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे। सोर्स 13 इसी से रिलेटेड है। फिर आप आइएगा पेज 72 टॉपिक नंबर 6 हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत। सबसे पहले महाभारत को पढ़ते वक्त या क्रिटिकली एनालाइज करते वक्त कई चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। सबसे पहले ध्यान दिया गया कि वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, प्राकृत, पाली या संस्कृत में। अगर संस्कृत में लिखी गई है तो एलीट के लिए लिखी गई है, पाली प्राकृत में वो आम जनता के लिए लिखी गई है। फिर क्या उसमें मंत्र वंत्र ज़्यादा लिखे गए हैं, कहानियाँ ज़्यादा लिखी गई हैं, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस हुआ। फिर किस ऑथर ने लिखी है, उस ऑथर का माइंडसेट क्या था, उसको समझने की कोशिश की गई है। पॉसिबल डेट लगाने की कोशिश करी गई है कि कहाँ पे लिखी गई और कौन सी तारीख में लिखी गई, ताकि हमें उस टाइम की सिग्निफिकेंस उसकी समझ पाए। तो इसलिए महाभारत को समझना अपने आप में एक टास्क था। फिर लैंग्वेज एंड कंटेंट की बात करी जाए टॉपिक 6.1 में, तो जो महाभारत थी उसमें जो संस्कृत यूज़ हुई है इट इज़ क्वाइट ईजी। वेदास एंड प्रशस्ति की जो संस्कृत थी वो क्वाइट टफ थी। इन्होंने पूरी महाभारत को 2 हिस्सों में बांटा है, नैरेटिव एंड डिडैक्टिक। नैरेटिव वो पार्ट होता है जो स्टोरी पार्ट होता है, डिडैक्टिक जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस डाले गए हैं। तो अगर आप महाभारत की कहानी पढ़ेंगे तो ये दोनों एकदम सेपरेट नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है, रादर कहानी के अंदर ही रूल बता दिया गया और रूल्स को कहानी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। फिगर 3.8 ये भगवत गीता का एक सीन है जिसमें कृष्ण अर्जुन को बैटल फील्ड पे उपदेश दे रहे हैं, फोटो आ सकती है। फिगर 3.9 जिसमें लॉर्ड गणेश जो है वो वेद व्यास के थ्रू महाभारत लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप सोर्स नंबर करिएगा। इसके बाद 16 द्रौपदीज मैरिज, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से करिएगा, इसी के अंदर आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाता है। बाय।